हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे आदिम जनजाति के बारे में और आदिम जनजाति में देखेंगे परहिया। इससे पहले हमने असुर पढ़ाया है, तो परहिया के बाद 3-4 एक साथ हम मर्ज करके ही वीडियो में डालेंगे दोस्तों, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए तो 32 जनजातियां पढ़नी है दोस्तों, और 32 जनजातियों को पढ़ने में टाइम भी ना लगे और आपको समझ में आ जाए, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, तो उसको अगर स्लो करके आप वीडियो को देख सकते हैं। परहिया जनजाति की बात करें दोस्तों, तो इसका जो मूल निवास स्थान है वो पलामू है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मूल निवास स्थान जो होगा आपका वो लिखेगा पलामू। पलामू में भी बात करें दोस्तों, तो पलामू अगर इसको प्रमंडल कर दीजिएगा, और प्रमंडल में अगर बात करें तो 3 जिले आते हैं। कौन कौन जिला आता है दोस्तों? तो पलामू प्रमंडल में आपका हो जाएगा खुद से पलामू, या इसको मेदिनीनगर कह सकते हैं। साथ में देखिए तो आपका हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा के साथ अगर बात करें तो लातेहार, यानी कि इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। साथ में देखें तो हजारीबाग में भी मिलते हैं, यानी कि कुछ जनजातियां जो है वो हजारीबाग में भी निवास कर रही हैं। कौन सी जनजाति की हम बात कर रहे हैं? तो परहिया जनजाति की। अब पूछेगा कि सर्वाधिक निवास स्थान कहाँ है? तो सर्वाधिक निवास स्थान इसका पलामू में है, क्योंकि ये सब चीजों को नहीं याद रखना है, ये चीजों को जरूर याद रखना है कि सर्वाधिक निवास स्थान। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक निवास होने के चलते जो रिजले महोदय हैं, जो जानते होंगे रिजले महोदय से परिचित भी होंगे, तो जो रिजले महोदय हैं वो कहते हैं कि ये पलामू है, जो देखा जाए तो ये परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा जाता है पलामू का, तो हो जाएगा आपका परहिया जनजाति। तो परहिया जनजाति को रिजले महोदय ने देखें तो लघु द्रविड़ जनजाति कहा है, लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, 30 जनजाति की जो व्यवस्था है वो बहुत देखना चाहिए। इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है बहुत दयनीय है, इसीलिए इनके जो घर होते हैं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से नीचे होते हैं, लेकिन एक झोपड़ी नुमा इलाके में होते हैं। यानी कि इसके घर जो बने होते हैं झोपड़ी नुमा होता है, और झोपड़ी नुमा घर को इन लोग झाला कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि झोपड़ी नुमा घर को झाला कहा जाता है। इसकी अगर प्रजाति की बात करें दोस्तों, तो जो परहिया जनजाति है उसको प्रोटोअस्ट्रालाइड प्रजाति में रखा जाता है। इसको भी लिख सकते हैं, प्रोटोअस्ट्रालाइड प्रजाति में रखा जाता है। किसको? तो परहिया जनजाति को। इससे संबंधित अगर और कुछ बिंदुओं को अगर देखना है तो परहिया जनजाति में देखें दोस्तों, तो गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, लेकिन नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है, और बिल्कुल हिंदुओं की तरह पाई जाती है। अब नातेदारी व्यवस्था में अगर देखा जाए कि इनके 2 प्रकार के नातेदारी व्यवस्था है, उसको भी जान लीजिए। यानी कि नातेदारी व्यवस्थाएं 2 है। अब देखिए दोस्तों, तो एक को बोला जाता है सनाही और एक को बोला जाता है धैनिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धैनिया। अब एक को बोला जाता है सनाही। अब यहाँ पर देखिए कि धनाही, धैनिया किसे बोलेंगे और सनाही किसे बोलेंगे? तो धैनिया का संबंध जो है दोस्तों, इसका संबंध की अगर बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, कुल के आधार पर। अब इसका जो संबंध होता है वो शादी विवाह के आधार पर। अब थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, यानी कि संबंध कह रहा है यहाँ पर कुल के आधार पर, यानी कि जिसका वंश के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। तो धैनिया का जो संबंध है दोस्तों वो वंश के आधार पर है, यानी कि किसी के लड़का है तो धैनिया से, यानी कि जो इसकी व्यवस्थाएं है, जातीय व्यवस्थाएं देखने को मिलती है वो हिंदुओं के समान है। तो गोत्र नहीं होने के कारण देखें तो नातेदारी है, तो नातेदारी को भी 2 भागों में बांटा गया। धैनिया जिसका संबंध देखें तो कुल से है, और इसलिए इसको कहा जाता है कुल कुटुंब। अब समझ गए होंगे दोस्तों कि कुल क्या होता है, कि यानी कि वंश के आधार पर नातेदारी व्यवस्था होती है, और एक व्यवस्था जो होती है वो शादी विवाह के आधार पर किसी से संबंध स्थापित होता है, उसको बोला जाता है सनही। तो इसको बोला जाता है दोस्तों, इसको तो बोलेंगे कुल कुटुंब, और इसको बोलेंगे हित कुटुंब, यानी कि हित के आधार पर। हित नातेदारी समझते होंगे दोस्तों आप लोग, इसको बोलते हैं हित कुटुंब। अब अगर प्रश्न पूछेगा कि कुल कुटुंब क्या है, तो कुल कुटुंब का संबंध है दोस्तों, देखें तो धैनिया से। चाहे पूछ देगा कि धैनिया जो है उससे क्या संबंध है, तो धैनिया का संबंध है
वंश के आधार पर, कुल के आधार पर, ये यहाँ पर देखें तो नातेदारी व्यवस्था। उसी प्रकार देखें तो हित कुटुंब का संबंध जो है वो स्नेही से है, और स्नेही हित कुटुंब के मतलब होता है शादी विवाह के माध्यम से इसी से रिश्ता स्थापित करना। ये तो होगा दोस्तों, तो आप इसमें नोट करके नीचे लिखेगा गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती, गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती, लेकिन नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं के समान है। नातेदारी जो व्यवस्था है वो हिंदू के समान है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इनकी बात करते हैं दोस्तों पंचायती व्यवस्था की। तो देखिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं आप। पंचायती व्यवस्थाएं जो है इनमें गांव में विकसित होती है, और पंचायती व्यवस्था जो विकसित होती है उस पंचायत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा पंचायत से ऊपर थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए दोस्तों। पंचायत व्यवस्था में स्थापित करने के लिए खूंट का बड़ा महत्व है। यानी कि खूंट जो किसको बोलेंगे, तो खूंट मतलब हो गया दोस्तों परिवार। परिवार रहेगा तभी तो पंचायत व्यवस्था स्थापित होगा। इसी को बोलते हैं कि खूंट का इस जनजातियों में बड़ा महत्व है। और इनकी पंचायत व्यवस्थाएं 2 स्तरीय है। पहला स्तर में अगर देखें और दूसरा स्तर भी देख लेते हैं, तो जो पंचायत व्यवस्था स्थापित होगी उसको कहा जाएगा जातीय पंचायत। यहाँ पर लिखिएगा इसको, जातीय पंचायत। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जातीय पंचायत के जो होंगे प्रधान कौन होंगे, कोई तो व्यक्ति प्रधान होंगे ना, ताकि इस व्यवस्था को चलाया जाए। इसके जो प्रधान होते हैं वो कहलाते हैं महतो। महतो ही कहलाते हैं, कहीं कहीं देखें तो इसको प्रधान ही कहा जाता है। अब क्या होता है दोस्तों कि जो प्रधान होंगे वो कोई भी काम को, जो गांव में विवाद उत्पन्न होगा, चाहे यौन अपराध से मामला हो, शादी विवाह से मामला हो, बाप बेटे के बीच झगड़ा का मामला हो, या जगह जमीन के लड़ाई के मामला हो, कोई भी गांव में अगर जनजातीय मामला में अगर देखा जाए कोई भी विवाद उत्पन्न हो तो उसका समाधान कौन करेगा, यही महतो या प्रधान के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो महतो या प्रधान इस समस्या को समाधान करते हैं। तो ये जो पंचायत व्यवस्था स्थापित होती है, इसी पंचायत व्यवस्था को यहाँ पर देखें तो नाम दिया जाता है भैयारी या जाति कोट। तो ये भी प्रश्न पूछेगा, हम ऐसे आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट में लिख दिए हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा भैयारी जो होता है, या इसको बोला जाता है जाति कोट। अब थोड़ा समझिएगा, जाति गोठ कि भैयारी या जाति गोठ होता है कि किस जनजाति की पंचायती व्यवस्था को कहा जाता है, तो परहिया जनजाति की पंचायती व्यवस्था को कहा जाता है, जिसका प्रधान कौन होता है, महतो होता है, या इसको प्रधान को प्रधान ही कहा जाता है। इसकी सहायता के लिए देखिए दोस्तों, तो कुछ व्यक्ति होती है, उस व्यक्ति का नाम होता है कहतो बोलते हैं या खतो बोलते हैं। इसकी सहायता के लिए होता है कहतो, या यहाँ पर लिखे खतो। यहाँ पर इसके बगल में लिख दीजिए कि ये जो महतो के सहायक होते हैं, महतो के सहायक होते हैं। आप थोड़ा सा समझिएगा, महतो के सहायक होते हैं तो गांव में भी कोई पूजा पाठ कराने के लिए व्यक्ति होगा, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं बैगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, बैगा जो होता है वो होता है आपका धार्मिक प्रधान होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा दोस्तों कि धार्मिक प्रधान होगा, यानी कि गांव के पूजा पाठ कराने के संबंधित, गांव में जो देवी देवता होती हैं, गांव में बोलते हैं कि भूत प्रेत का प्रकोप जो छाया होती है उसको समाधान करने के लिए, खेती बाड़ी अच्छी हो इसीलिए जनजातियों में पूजा की जाती है। तो सब कौन पूजा करेगा, तो बैगा करेगा। और बैगा के भी कहीं कहीं कोई गांव में उसके सहायक देखने को मिलता है, उसको कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है आपको, देवरा कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, अगर पूछेगा कि बैगा के सहायक कौन होते हैं, तो देवरा होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि बैगा का पोस्ट नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में देवरा ही सारे काम को उस गांव में करेगा। कौन से काम को, यानी पूजा पाठ से संबंधित कार्य को। ते हो गए दोस्तों इनकी पंचायत व्यवस्था। तो परहिया जनजाति की प्रजाति व्यवस्था को कहा जाता है भैयारी या जाति कोड। ये प्रारंभिक स्तर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके द्वितीय स्तर हो, एक पंचायती स्तर। तो द्वितीय स्तर में क्या होता है कि जब द्वितीय स्तर का कब गठन किया जाता है, जब कोई काम जो है प्रारंभिक स्तर पर नहीं हो पाता है, यानी कि दो गांवों के बीच विवाद हो गया, एक बड़े मसला हो गया, उन पंचायतों को अगर देखें तो निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि 8-10 गांव मिल करके, तो यहाँ पर जो दूसरी स्तर पंचायत होता है उसको बोला जाता है दोस्तों कारा भैयारी।
यानी कि पहले को बोलेंगे भ्यारी, उससे बड़ा पंचायत को कारा भ्यारी, और कारा भ्यारी का जो गठन होगा 8 से 10 गांव मिल करके होगा। इसको थोड़ा समझिएगा, 8-10 गांव करके कारा भ्यारी का गठन होगा और ये अंतर ग्रामीण पंचायत होगा। अंतर ग्रामीण से तात्पर्य है दोस्तों कि जो मैटर गांव में समाधान नहीं किया गया वैसे मैटर को यहाँ पर निलय किया जाएगा। अब कारा भ्यारी के जो है, कारा भ्यारी के प्रधान क्या कहलाएंगे, तो कारा भ्यारी की अगर देखें तो प्रधान के विषय में नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है कि इसके प्रधान कौन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो प्रधान के नाम अभी बुक में नहीं दिया गया है तो कौन प्रधान होते हैं, लेकिन इसी में से कोई गांव के एक प्रमुख व्यक्ति होंगे जो इसकी नेतृत्व करेंगे, यानी कि इसका निर्णय करेंगे। तो प्रश्न अगर पूछेगा कि जो कारा भ्यारी होता है उसका जो नेतृत्व करता है या उसके जो उल्लेख करता कौन होंगे, तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका नाम नहीं आता है, और नाम नहीं आने के कारण देखें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं गांव के कोई प्रधान व्यक्ति करेंगे, और नाम बुक में अभी तक नहीं मिला है दोस्तों। अगर आपको मिलेगा तो अच्छी बात है, अन्यथा आप याद रखिएगा कि जो भ्यारी होती है तो भ्यारी में जो पंचायतों का समाधान या मैटर का नहीं हो पाता है वैसे पंचायतों का अगर मैटर को स्थानांतरण कर दिया जाता है कहाँ, कारा भ्यारी में। और कारा भ्यारी जो होता है 8-10 गाँवों से मिल करके बनता है। तो यही थी दोस्तों परहिया जनजाति की टोटल व्यवस्थाएं। थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूं, समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। अब इससे संबंधित अगर देखें दोस्तों तो मैं मुख्य चीजों को आपको समझ लिख दिया हूं ताकि आपको जो है नोट बनाने में आसान हो, और समझ गए होंगे तो इसकी जरूरत भी नहीं होगी। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों की जो झोपड़ी नुमा घर होता है इन जनजातियों में इसे झाला कहते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पर याद करने वाली है कि स्थानांतरित जो केसी करते हैं उसको इन लोग क्या कहते हैं, तो बियोड़ा कहते हैं, या उसे झूम की खेती भी करते हैं। किस जनजाति की बात हो रही है, परहिया जनजाति की। वधु मूल्य जो होता है तो वधु मूल्य हम पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, कसुर जनजाति में डाली टाका कहते हैं, तो वही सेम यहाँ पर है। तो इसी चलते बोलते हैं कि जब भी जनजाति पढ़िए तो एक साथ पढ़िए ताकि बहुत आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वधु मूल्य यानी कि डाली टाका को बोले क्या होता है, तो वधु मूल्य होता है। इसी प्रकार देखो तो धार्मिक प्रधान क्या है, तो बैगा होता है, और बैगा के अलावा भी कहीं कहीं गांव में देखने के लिए मिलता है देवरा, यानी कि बैगा के अलावा कहीं कहीं देवरा भी होता है। इसके बाद जो होता है आराध्य, प्रधान आराध्य। प्रधान आराध्य के देखें दोस्तों तो सबसे पूजनीय जो चीज है उसको आराध्य मानते हैं, और यहाँ पर इनकी प्रधान आराध्य है धरती देवी, यानी कि पृथ्वी की पूजा इन लोग प्रधान आराध्य मानते हैं। दूसरा इनका जो धार्मिक स्थल की बात होते हैं तो धार्मिक स्थलों में नाम आता है, लेकिन मुख्य नाम जो आपको याद करना है वो डिहवार थान और देवी थान। अब डिहवार थान क्या होता है, तो गांव में एक जगह होता है दोस्तों, जैसे सरना स्थल होता है उसी डिहवार थान भी होता है। वहीं पर लोग जो होते हैं गांव की जो लोग वहां पर बैगा लोग एक बार पूजा करते हैं साल भर में, बोलते हैं इस जगह डिहवार बाबा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ज्यादातर देखें तो रास्ता के किनारे पर ही मिलता है देखने को। इनकी अगर प्रशासन की व्यवस्था बात करें दोस्तों तो इसके प्रशासन हमने बताया कि 2 स्तरीय है। पहला अगर देखें तो इसको कहा जाता है जातीय पंचायत गठन होती है, और जातीय पंचायत को क्या कहा जाता है, तो भ्यारी या जाति कोट कहा जाता है, जिसका प्रधान महतो या प्रधान ही होता है। इसे कहीं कहीं देखें दोस्तों तो महतो प्रधान की जो सहायता करने के लिए कहतो या खतो होते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा कि ये सहायक होते हैं। किसके सहायक होते हैं दोस्तों, तो महतो के सहायक होते हैं। इसके बाद होता है अंतर ग्रामीण पंचायत, जो दूसरा स्तर पर गठित होगा, 8 से 10 गांव मिलकर के गठित होगा। अंतर ग्रामीण पंचायत को कहा जाता है कारा भ्यारी कहा जाता है अंतर ग्रामीण पंचायत को। इन सारी मैटरों को निर्णय करेगा जो यहाँ पर जातीय पंचायत यानी भ्यारी के पास नहीं हो पाता है, वैसे मैटरों को कारा भ्यारी के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है। आप चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सबर जनजाति। सबर जनजाति की अगर बात करें तो इसका इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली और प्राचीन इतिहास रहा है, और इसका वर्णन अगर देखें जनजाति का तो त्रेता युग में मिलता है, यानी कि आज से लाखों वर्ष पहले इस जनजाति का उल्लेख मिलता है। इस जनजाति को देखें दोस्तों प्रजातीय दृष्टि से तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजातीय दृष्टि में रखा जाता है। अब यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों कि लोग झारखंड में कहां से आए, तो झारखंड में कहा जाता है कि अगर झारखंड के अगर मैप देखें दोस्तों तो इस तरह से अगर देखें तो इस तरह से हमारा झारखंड है। अगर यहाँ पर देखिए जाए तो हमारा इधर हो गया आपका जिला जो हो गया पश्चिमी सिंहभूम, इधर पूर्वी सिंहभूम, बीच में सरायकेला खरसावाही है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो दक्षिणी इलाका है क्या है, उड़ीसा है। तो इन लोग उड़ीसा से आकर के झारखंड में बसे, और झारखंड के मुख्य रूप से देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी भूम के इलाका है
इसी क्षेत्र में निवास किए। पहले ढालभूमि के क्षेत्र में धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ और पूरे इलाका में इस तरह से ये लोग बस गए। इनकी जो शाखाएं हैं दोस्तों, वो 4 शाखाएं हैं इस जातीय का। और इस जातियों को देखें तो 4 शाखाएं, मात्र एक शाखा ही झारखंड में रहती है, जिसको कहते हैं जहरा शाखा। पूछेगा कि जो सबर जनजाति है कितनी शाखाएं विभाजित, हमने लिख दिया है यहाँ पर। सबर जनजाति है वो झारा, बासु और जंटापति, ये 3 होगा दोस्तों। ये 3 कहाँ रहते हैं तो उड़ीसा में रहते हैं अभी भी। और जो एक जो है जो यहाँ पर आके बसी है झारखंड में, वो जहरा है। यानी कि सबर जनजाति की जो जहरा शाखा है वो झारखंड में आज भी जो ढाल भूमि के इलाका है वहां पर भी लोग निवास करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो एक आदिम जनजाति है, धीरे धीरे इन लोग विलुप्त होने की कगार पर है। यानी कि संख्या देखे तो 8 से 10 हजार ही मात्र बची हुई है अभी झारखंड में। अब इनका बात करें जाए तो इनकी सभ्यता कैसी है, संस्कृति कैसी है, तो इनकी जो सभ्यता में देखे जाए दोस्तों तो इन लोग गरीब से रहते हैं। गरीब से तात्पर्य है दोस्तों कि इनके आर्थिक जीवन में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। सरकार इसके लिए योजनाएं चला रही है ताकि इनकी जिंदगी में सुधार हो सके। इसी तरह से आप देख रहे हैं अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जनजाति जो है आपका सबर जनजाति, इसमें जनजाति में देखें दोस्तों तो गोत्र भी नहीं होते हैं और युवागिरी दोनों का अभाव होता है। यानी कि गोत्र और युवागिरी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। और नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं के समान है, जैसे हिंदू में लोगों में होती है वैसे इनमें नातेदारी व्यवस्था भी पाई जाती है। इसके बाद देखिए तो इसमें क्या होता है कि हिंदू के देखा देखी इन लोग पूजा करते हैं। पूजा के रूप में देखें तो काली जी की इन लोग पूजा करते हैं। तो इस जनजाति की विशेष रूप से देखें दोस्तों तो ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पूछेगा कि इसका उल्लेख कब मिलता है, तो इसका उल्लेख देखें तो लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में मिलता है। कितनी शाखाएं बटी हुई जनजातियां, तो 4 शाखा है। झारखंड में कौन सी शाखा निवास करती है, तो आपको याद रखना है कि जहरा जो शाखा है झारखंड में निवास करती है। यहाँ पर और 2-3 चीजों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों इस जनजाति से, कि जनजाति को किस प्रजाति दृष्टि से रखा जाता है, तो प्रोटोस्लाइट प्रजाति दृष्टि से रखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जनजाति की शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था की अगर बात करेंगे प्रशासन व्यवस्था, तो गांव में पंचायत पाई जाती है। और पंचायत में अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो पंचायत होगी तो पंचायत का तो कोई मुखिया होगा। तो यहाँ पर देखें तो परंपरागत जो पंचायत पाई जाती है, परंपरागत पंचायत के जो मुखिया होंगे वो कहलाएंगे आपका प्रधान ही कहलाएंगे इसके मुखिया दोस्तों। और मुखिया के सहयोग करने के लिए गुड़ाइत होता है। तो इसके नीचे यहाँ पर लिखिएगा गुड़ाइत। हमने यहाँ पर सारे चीजों का आपको लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पर इसके सहायक जो गुड़ाइत होते हैं, गुड़ाइत का क्या काम होता है दोस्तों, तो गुड़ाइत का काम होता है संदेश वाहक, यानी गाँव में सूचनाओं को गांव तक पहुंचाना। और गांव की सूचनाओं को यहाँ पर देखिए तो जो पंच होता है उसको प्रमुख होता है उसको तक पहुंचाना, यानी कि मुखिया तक सूचनाओं को पहुंचाना। तो यानी कि गुड़ाइत जो होता है क्या होता है, संदेशवाहक होता है। इसको संदेशवाहक कह सकते हैं। साथ में अगर देखें दोस्तों तो गुड़ाइत का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, इसको भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो पूछ देगा कि सबर जनजाति में है जो पंचायती व्यवस्था है सबर जनजाति की, उसमें सब प्रमुख कौन होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वहां पर प्रधान प्रमुख होते हैं। तो सभी जनजातियों में लगभग सेम ही पाया जाता है दोस्तों, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप प्रशासन व्यवस्था में लिख लीजिएगा। और जो प्रधान के सहयोगी कौन होते हैं, गुड़ाइत होते हैं। और गुड़ाइत का पद जो होता है ये वंशानुगत होता है, जो संदेशवाहक होता है। अब पंचायत में क्या काम होता है, तो पंचायत में वो सारे काम किए जाते हैं जो गांव में विवाद उठते हैं, जैसे किसी का लेकर के यौन अपराध के मामला हो गया, किसी के लड़ाई झगड़ा का मामला हो गया। यानी कि देखें तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों प्रकार के निर्णय पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में देखें दोस्तों तो क्या होता है कि इसमें पंचायतों की एक सभा आयोजित होती है। और सभा आयोजित होने के बाद जो वहाँ के वरिष्ठ लोग होंगे वहां पर मिलकर किसी चीज का निर्णय लेते हैं। और विशेष परिस्थितियों में सबसे बड़ा दंड पता होगा, किसी को सामाजिक बहिष्कार करना होता है। तो ये सब जनजातियों में देखने की आम बात है, मिलती है। यहाँ पर एक चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनकी पंचायती व्यवस्था यही देखने को मिलती है और ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आपको पता हो गुड़ाइत के क्या काम होता है, लगभग सभी जनजातियों में ही काम करता है। एक चीज और पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि जो इनके पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उसको बूढ़ा बूढ़ी
या देखें तो महिष मान कहते हैं। इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि जो मृत हो जाते हैं बूढ़ा बूढ़ी, उसको बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं या महिष्मान कहते हैं। और उनके ऊपर देखें तो मुर्गा को बलि चढ़ाया जाता है, उनके ऊपर, किनके ऊपर, जो उनके पूर्वज होते हैं उनके ऊपर। तो इस तरह से जनजाति की बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलता है और नहीं आपको ज्यादा डिटेल्स पढ़ना है। अब जो अगला जनजाति है दोस्तों उसको देखेंगे।